When you hear the word nuclear, most of us think of only one thing, electricity generation, or sometimes something far more frightening. But nuclear technology has quietly been working in our lives for decades, in hospitals, in agriculture, in food safety, in industry, in water management. This talk is about those invisible applications, technologies that don't produce power but produce impact. Over the next few minutes, we will explore how radiation and radioisotopes are used not for destruction but for health, sustainability, and societal benefit. This is nuclear science beyond power. अभी हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर डिस्कशन में आता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट का क्या होगा। लोगों के माइंड में एक फियर होता है कि न्यूक्लियर वेस्ट मतलब समथिंग एक्सट्रीमली डेंजरस जो सिर्फ स्टोर करके रखा जाता है और फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। ये कंसर्न बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन पिक्चर का सिर्फ एक साइड है। रियलिटी ये है कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, स्पेशली स्पेन न्यूक्लियर फ्यूल से जनरेट होने वाला हाई लेवल वेस्ट, उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं। ये आइसोटोप्स रैंडम नहीं होते, ये न्यूक्लियर फिशन के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके प्रॉपर्टीज मेडिकल, इंडस्ट्रियल और रिसर्च एप्लीकेशन के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होती है। इंडिया ने बहुत पहले से ही रियलाइज किया कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को सिर्फ डिस्कार्ड करना सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इंडिया ने क्लोज्ड फ्यूल साइकिल फिलोसफी अडॉप्ट की है, जहां वेस्ट को रिसोर्सेज माना जाता है। इस अप्रोच के अंडर रेडियो एक्टिव वेस्ट से यूजफुल रेडियो आइसोटोप्स को रिकवर करना, प्यूरिफाई करना और सेफली यूटिलाइज करना एक वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रोसेस है। मतलब सिंपल है, जो चीज़ लोग वेस्ट समझते हैं वो एक्चुअली वेल्थ बन जाती है अगर टेक्नोलॉजी और कंट्रोल सही है तो। अब थोड़ा टेक्निकल साइड पे आते हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में। जब स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल का रिप्रोसेसिंग होता है, सबसे पहले फ्यूल को डिजोल्व किया जाता है एंड प्योरेक्स प्रोसेस जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स यूज की जाती है। इस प्रोसेस का मेन पर्पस होता है यूरेनियम और प्लूटोनियम को फ्यूल के रूप में रिकवर करना, लेकिन इसके बाद जो सॉल्यूशन बचता है उससे हाई लेवल लिक्विड वेस्ट या कि HLW कहते हैं। ये HLW एक्चुअली एक ट्रेजर होता है फिशन प्रोडक्ट्स और माइनर एक्टिनाइड्स का। इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, मल्टी स्टेज सेपरेशन सिस्टम और सील्डेड हॉट सेल फैसिलिटीज के थ्रू इन आइसोटोप को सेफली रिकवर करना मास्टर किया है। एग्जाम्पल देंगे तो सीजियम 137 रिकवर किया जाता है और उससे विट्रिफिकेशन के थ्रू ग्लास मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये सीजियम 137 ग्लास पेंसिल, ब्लड इरेडिएशन, फूड इरेडिएशन और गामा चैम्बर में एक्सटेंसिवली यूज होती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रोंशियम 90, जो डायरेक्टली नहीं बल्कि उसके डॉटर आइसोटोप्स इट्रियम 90 के लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रोंशियम 90 से इट्रियम 90 को रेडियो केमिकल सेपरेशन और मिल्किंग प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट्रियम 90 आज कैंसर थेरेपी, स्पेशली लीवर कैंसर ट्रीटमेंट में एक पावरफुल मेडिकल आइसोटोप्स है। इटेरियम जैसा आइसोटोप्स मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और रिसर्च एप्लीकेशन में यूज होता है। प्लूटोनियम जो लोगों को सबसे ज़्यादा स्कैरी लगता है, एक्चुअली एक वैल्यूएबल फ्यूल मटेरियल है। इंडिया प्लूटोनियम को सेफली रिकवर करके फास्ट रिएक्टर और एडवांस फ्यूल साइकिल में रीयूज करता है। एमरीसियम जैसे आइसोटोप्स न्यूट्रॉन सोर्सेज, इंडस्ट्रियल गेजेस और इवन स्पेस पावर एप्लीकेशन तक यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब रिकवरी प्रोसेस वेल एस्टेब्लिश प्लांट्स में हाई रेडिएशन शील्डिंग, रिमोट हैंडलिंग और स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल के अंडर होती है। इसलिए रेडियो एक्टिव वेस्ट का मैनेजमेंट इंडिया में सिर्फ स्टोरेज का टॉपिक नहीं है, ये एक साइंटिफिक, इंजीनियर एंड सोसाइटल बेनिफिट सिस्टम है जो वेस्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करता है। जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वेस्ट से वेल्थ बन जाता है तो इसका मेडिकल फील्ड में कंट्रीब्यूशन कितना पावरफुल हो सकता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की, रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड न्यूक्लियर मेडिसिन एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोग्राम की, जो इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर डिकेड से सक्सेसफुली चल रहा है। सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं क्या? ये होते हैं हाईली प्योर रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डायग्नोसिस और थेरेपी दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। ये कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं होती, इनमें एक रेडियो आइसोटोप होता है और एक कैरियर मॉलिक्यूल या रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट होता है। ये प्रोग्राम इंडिया में नया नहीं है। जैसे ही इंडिया का फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर ऑपरेट हुआ, उस स्टेज से ही मेडिकल आइसोटोप्स का यूज स्टार्ट हो गया था। 1950 से लेकर आज तक रेडियो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहा है। अब ब्रॉडली रेडियो फार्मास्यूटिकल को 3 कैटेगरीज में समझ सकते हैं। पहले है डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इनका काम होता है बॉडी के किसी ऑर्गन या प्रोसेस का फंक्शन दिखाना। एग्जाम्पल के लिए टेक्नीशियम 99M बेस्ड कंपाउंड्स जो स्पेक्ट इमेजिंग में यूज होता है। दूसरा कैटेगरी है थेरेप्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इनका काम है डिजीज को ट्रीट करना, स्पेशली कैंसर और बोन पेन जैसा कंडीशन में। एग्जाम्पल के लिए समरियम 153, लुटेशियम 177 जो टारगेटेड रेडिएशन डिलीवर करके डिजीज टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं। तीसरा और सबसे एडवांस कैटेगरी है थेरानोस्टिक। इसमें सेम मॉलिक्यूल को डायग्नोसिस के लिए भी और यूज़ किया जाता है एंड थेरेपी के लिए भी। मतलब पहले डिजीज को इमेज करो, फिर उसी टारगेट को ट्रीट करो। ये मॉडर्न न्यूक्लियर मेडिसिन का बैकबोन बन चुका है। अब सवाल है कि ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बनते कैसे, कौन से आइसोटोप्स यूज होते हैं और कौन सा रूट से इनका प्रोडक्शन होता है। इंडिया का रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोग्राम सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है, बल्कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोसिस्टम है।
सबसे पहले बात करते हैं रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन रूट की। इंडिया में रेडियो फार्मास्यूटिकल मेनली दो मेजर रूट से बनते हैं। पहला है रिएक्टर रूट। इस रूट में रिसर्च रिएक्टर जैसे अप्सरा, साइरस, ध्रुवा का यूज करके रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जांपल के लिए मॉलिब्डेनम 99 जो डीके होकर टेक्नीशियम 99M बनता है। टेक्नीशियम 99 वर्ल्ड का सबसे वाइडली यूज डायग्नोस्टिक आइसोटोप है और स्पेक्ट इमेजिंग का बैकबोन है। रिएक्टर रूट से ही समरियम 153, लुटेशियम 177 जैसे थेराप्टिक आइसोटोप्स भी प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा रूट है साइक्लोट्रॉन रूट। साइक्लोट्रॉन रूट मेनली शॉर्ट लिव्ड आइसोटोप के लिए यूज होता है। एग्जांपल के लिए फ्लोरीन 18 जो पेट इमेजिंग में यूज होता है एज F18 FDG। FDG का मतलब है फ्लूरो डिऑक्सी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मॉडिफाइड फॉर्म होता है जो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाले ऑर्गन्स और कैंसर सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, सिर्फ रेडियो आइसोटोप्स इंजेक्ट नहीं किया जाता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए रेडियो आइसोटोप्स को एक लिगेंड, सिलेटर या फार्मास्यूटिकल किट के साथ अटैच किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो लेवलिंग। एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेक्नीशियम 99M को फॉस्फोनेट्स, पेप्टाइड्स या ऑर्गन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ टैग किया जाता है। इसे आइसोटोप बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन या रिसेप्टर तक पहुंचाता है। ये किट स्टेराइल कंडीशन में रेडियो केमिस्ट्री लैब्स और हॉट सेल में प्रिपेयर होती है। इंडिया में ये सारी फैसिलिटीज BARC, ब्रीट और RMC जैसा इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है। ब्रीट का रोल बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हॉस्पिटल तक सप्लाई करना भी है। और लास्ट कुछ सालों में इंडिया ने न्यूअर एंड मोर एफिशिएंट रूट्स डेवलप किया है। एग्जांपल के लिए लुटेशियम 177 बेस्ड थेरानोस्टिक एजेंट्स, गैलियम 68 पेट ट्रेशर और पेप्टाइड बेस्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल, इन फिशन रूट से मॉली 99 से लेकर टेक्नीशियम 99M। ये सारे डेवलपमेंट्स ये दिखाते हैं कि इंडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी फॉलो नहीं करता है बल्कि टेक्नोलॉजी लीड कर रहा है। रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोग्राम आज इंडिया हेल्थ केयर का एक साइलेंट पिलर बन चुका है। जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इतनी प्रिसीजन के साथ डिजीज को डायग्नोज और ट्रीट कर सकती है तो एग्रीकल्चर जैसे फील्ड्स में भी रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट क्या होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। DAE का रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोग्राम एक एंड टू एंड प्रोग्राम है। बट उसके साथ में भी जो प्रोग्राम है जुड़ा हुआ वो है हमारा अदर प्रोग्राम्स जैसे एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी में आते हैं जेनेटिक एनहांसमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स का बात। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग का मतलब होता है कि प्लांट्स का जेनेटिक मटेरियल्स में कंट्रोल चेंज इंट्रोड्यूस करना ताकि नए यूजफुल ट्रेट्स जनरेट हो सके। नॉर्मली नेचर में म्यूटेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है और रैंडम होता है। रेडिएशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक टूल बन जाती है जो इस नेचुरल प्रोसेस को एक्सेलरेट और कंट्रोल कर देती है। इसमें सीड्स या प्लांटिंग मटेरियल को गामा रेज, एक्स रेज, समटाइम्स इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल डोज से एक्सपोज किया जाता है। रेडिएशन DNA लेवल पर, मेरा बैटरी लो होने को आया है, मैं इसको थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ। सो इसमें सीड्स को पहले हम लोग गामा रेज और एक्सरे से या फिर इलेक्ट्रॉन बीम से एक्सपोज करते हैं तो स्मॉल चेंजेस इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये GMO नहीं है। हियर इट इज इंपॉर्टेंट दैट नो फॉरेन जीन इज इंट्रोड्यूस। रेडिएशन ओनली क्रिएट्स नेचुरल जेनेटिक वेरिएशंस एंड देन बेनिफिशियल ट्रेट्स आर सिलेक्टेड फॉर ओवर जनरेशंस। इसमें इसका मतलब कोई एक्सटर्नल जीन ऐड नहीं किया जाता है, सिर्फ प्लांट के अपने जीन्स के अंदर वेरिएशंस जनरेट होती है। अब ये प्रोसेस 1-2 साल का नहीं होता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है। पहले इरेडिएशन होती है, फिर जनरेशन M1, M2, M3 के थ्रू सिलेक्शन, देन स्टेबिलाइजेशन और इवोल्यूशन, और कभी कभी एक इंप्रूव वैरायटी को फार्मर्स तक पहुंचाने में 8 से 12 साल लग जाते हैं। लेकिन जब एक वैरायटी डेवलप हो जाती है उसका इंपैक्ट डिकेड्स तक रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पिछले 50 से 60 सालों में इस फील्ड में काम कर रहा है। आप देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से कौन सा क्रॉप्स डेवलप किया गया है और कैसे ये क्रॉप्स रियल इंडियन कंडीशन के लिए यूजफुल हो रहा है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं। रेडिएशन म्यूटेशन ब्रीडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि क्रॉप्स का रीजन स्पेसिफिक चैलेंजेस के हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ रीजन्स में लो रेनफॉल होती है, वहाँ ड्रॉट टॉलरेंट वैराइटीज चाहिए। कुछ रीजन्स में डिजीज प्रेशर ज़्यादा होता है या कोल्ड या सलाइन का प्रॉब्लम होता है। इन सारे कॉजेज में रेडिएशन इंट्रोड्यूस म्यूटेशन ब्रीडिंग ने इफेक्टिव सॉल्यूशन दिया है। ग्राउंड नट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। BRC ने ग्राउंड नट की ऐसी वैराइटीज डेवलप की है जो अर्ली मैच्योरिंग, हाई यील्डिंग और बेटर ऑयल कंटेंट वाली है। ये वैराइटीज लो रेनफॉल एरियाज के लिए सूटेबल है और फार्मर्स की इनकम डायरेक्टली इंप्रूव करती है। राइस के केस में रेडिएशन ब्रीडिंग का इम्पैक्ट बहुत वाइड है। डिफरेंट राइस वैराइटीज डेवलप की गई है जो
फ्लड प्रोन एरियाज, ड्रॉट प्रोन रीजियंस और इवन एरोमेटिक क्वालिटी के लिए सूटेबल है। मतलब प्रोडक्टिविटी भी बेटर और फूड क्वालिटी भी बेटर। ऑयल सीड जैसे मस्टर्ड और सनफ्लावर में रेडिएशन ब्रीडिंग से बेटर ऑयल कंपोजिशन और डिजीज रेजिस्टेंस अचीव की गई है। इससे एडिबल ऑयल सिक्योरिटी में भी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है। पल्सेस के केस में इंप्रूव प्रोटीन कंटेंट और अर्ली मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। रेडिएशन डेवलप्ड पल्स वैराइटीज फूड न्यूट्रिशन के साथ साथ सॉयल हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। ये सारे वैराइटीज सिर्फ लेबोरेटरी तक लिमिटेड नहीं है, इनको आई केयर इंस्टीट्यूट, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और फार्मिंग नेटवर्क के द्वारा फार्मर्स तक पहुंचा जाता है। आज इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में थाउजेंड्स ऑफ फार्मर रेडिएशन ब्रीड क्रॉप वैराइटीज यूज कर रहे हैं, ऑफन बिना ये जाने किसी को भी इसके पीछे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है। ये एग्रीकल्चर में न्यूक्लियर साइंस का एक साइलेंट बट एक्सट्रीमली पावरफुल कंट्रीब्यूशन है। जब रेडिएशन टेक्नोलॉजी सीड्स के जेनेटिक लेवल पर इतना पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकती है, तो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी और फूड प्रिजर्वेशन में रेगुलेशन का रोल और कितना बड़ा हो सकता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है उसी लाइन का एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है, जेनेटिक एनहांसमेंट। जेनेटिक एनहांसमेंट का मतलब है क्रॉप्स के जीन्स को इंप्रूव करना, लेकिन क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना सिर्फ जेनेटिक्स तक लिमिटेड नहीं होती है। इसमें हम प्लांट के ग्रोथ एनवायरनमेंट को बेटर बनाते हैं ताकि सेम क्रॉप सेम सीड ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सके। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने रेडिएशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मल्टीपल प्रैक्टिकल सोल्यूशन डेवलप किया है। सबसे पहले एग्जाम्पल है रेडिएशन पॉलीमराइज्ड सुपर एब्जॉर्बेंट हाइड्रोजेल्स। ये हाइड्रोजेल रेडिएशन प्रोसेसिंग से बनते हैं, जिसमें पॉलीमर चेन्स को गामा रेडिएशन के थ्रू क्रॉस लिंक किया जाता है। इनका काम होता है सॉइल में पानी को एब्जॉर्ब करके स्टोर करना और प्लांट रूट्स को धीरे धीरे रिलीज करना। ये स्पेशली यूजफुल होता है लो रेनफॉल और ड्रॉट प्रोन एरियाज में। इससे इरिगेशन फ्रीक्वेंसी कम होती है और प्लांट स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है चिटोसन और गामा चिटोसन बेस्ड प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर। चिटोसन एक नेचुरल बायोपॉलीमर है जिसका स्ट्रक्चर रेडिएशन के थ्रू मॉडिफाई करके उसकी बायो अवेलेबिलिटी और इफेक्टिवनेस बढ़ाई जाती है। ये प्लांट के अंदर रूट डेवलपमेंट इंप्रूव करता है, स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाता है और ओवरऑल बायोमास के इंक्रीज करता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक यानी सिट। इस टेक्निक में इंसेक्ट पेस्ट को मास रियरिंग के बाद कंट्रोल गामा रेडिएशन से स्टेरिलाइज किया जाता है। ये स्टेराइल इंसेक्ट जब फील्ड में रिलीज होते हैं तो वाइट पॉपुलेशन के साथ में मेट करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इससे पेस्ट पॉपुलेशन नेचुरली डिक्लाइन होती है बिना केमिकल पेस्टिसाइड यूज करके। ये टेक्निक फ्रूट फ्लाइज, हॉर्टिकल्चर पेस्ट और स्टोरेज पेस्ट के लिए सक्सेसफुली यूज हो सकती है और रेगुलर यूज होता है। एक और इमर्जिंग एरिया है रेडिएशन बेस्ड बायो कंट्रोल एजेंट्स, जैसे इंप्रूव्ड स्ट्रेन्स ऑफ ट्राइकोडर्मा। ये बेनिफिशियल फंगी प्लांट रूट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और सॉयल बॉर्न डिजीज को सप्रेस करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये सारी टेक्नोलॉजी फील्ड टेस्टेड है, सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं है। इनको आई केयर इंस्टीट्यूट, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फार्मर के साथ कोलैबोरेशन में सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। इस अप्रोच के सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एनवायरमेंट पर कोई लोड भी कम होता है। इसलिए रेडिएशन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में सिर्फ फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल, स्केलेबल और फार्मर फ्रेंडली सॉल्यूशन है। जब रेडिएशन टेक्नोलॉजी क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, तो हार्वेस्टेड फूड को सेफ और लॉन्ग लास्टिंग बनाने में भी रेडिएशन का रोल और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रेडिएशन इन फूड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। तो रेडिएशन इन फूड प्रोसेसिंग में बात करते हैं तो जिनमें इसमें कॉमनली फूड इरेडिएशन कहा जाता है। सबसे पहले एक प्रॉब्लम समझना जरूरी है। आज दुनिया में 30 to 40% फूड हार्वेस्ट के बाद स्पॉयलेज, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स और इम्प्रॉपर स्टोरेज के कारण वेस्ट हो जाता है। इंडिया जैसे कंट्री में ये सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं है, बल्कि फूड सिक्योरिटी का सीरियस इशू है। फूड इरेडिएशन यहाँ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस में फूड को हाई एनर्जी आयोनाइजिंग रेडिएशन के कंट्रोल्ड डोज से ट्रीट किया जाता है। मोस्टली यहाँ गामा रेज यूज होती है जो कोबाल्ट 60 या कभी कभी सीजियम 137 जैसे रेडियो आइसोटोप से जनरेट होती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, फूड रेडियो एक्टिव नहीं होता। फूड का रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। रेडिएशन सोर्स एक सील्डेड एक चेंबर के अंदर होता है और फूड कन्वेयर के थ्रू उस रेडिएशन फील्ड से पास करता है। ये बिल्कुल वैसे ही ऐसे जैसे हॉस्पिटल में एक्सरे होता है। रेडिएशन का काम होता है इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगी और पैरासाइट्स को इनएक्टिव करना और फ्रूट्स के केस में राइपनिंग और स्प्राउटिंग को स्लो डाउन करना। डोज भी केयरफुली कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लो डोजेज अराउंड 0.1 to 1 किलोग्रे इंसेक्ट डिसइंफेक्शन और सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन के लिए, मीडियम डोजेज 1 to 10 किलोग्रे सो माइक्रोबियल लोड रिड्यूस करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी डिकेड से ग्लोबली यूज हो रहा है और इंडिया में भी वेल एस्टेब्लिश्ड है। अब देखते हैं कि फूड इरेडिएशन से प्रैक्टिकली कौन कौन सा फूड का सेल्फ लाइफ बढ़ाया गया है और इसका रियल इम्पैक्ट क्या है।
रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नॉर्मली फ्रेश मैंगोज, इसका सेल्फ लाइफ होता है सिर्फ 7 से 10 दिन। पहले मैंगो एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था बिकॉज क्वारंटाइन, इंसेक्ट्स और स्पॉइलेज का रिस्क होता है। फूड इरेडिएशन के बाद मैंगोज का सेल्फ लाइफ 30 to 45 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसी वजह से आज इंडियन मैंगोज यूएस, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक एक्सपोर्ट हो जा रहा है। लीची और डेट, पाम फ्रूट्स का सेल्फ लाइफ नॉर्मली सिर्फ 3 से 5 दिन ही होता है। इरेडिएशन के बाद 3 से 4 वीक तक एक्सेप्टेबल क्वांटिटी मेंटेन करते हैं। जामुन पल्प का एक और एग्जांपल है। नॉर्मली जामुन पल्प बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। रेडिएशन प्रोसेसिंग के बाद इसका सेल्फ लाइफ सेवरल वीक्स तक बढ़ जाता है विदाउट केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। चिकपी स्प्राउट्स, व्हीट स्प्राउट्स और स्वीट कॉर्न कर्नल जैसे प्रोडक्ट माइक्रोवेल ग्रोथ के कारण 2 से 3 दिन में स्पॉइल हो जाता है। इरेडिएशन से माइक्रोवेल लोड रिड्यूस होता है और सेल्फ लाइफ सेफली एक्सटेंड होती है। बेल पेपर, ओनियन, मिनिमली प्रोसेस्ड वेजिटेबल जैसे रेडी टू कुक आइटम्स भी इरेडिएशन के थ्रू ज़्यादा सेफ और लॉन्ग लास्टिंग बनाए जाते हैं। फिश और सी फूड प्रोडक्ट्स में भी इरेडिएशन का रोल इंपॉर्टेंट है। फिश नॉर्मली बहुत फास्ट स्पॉइल होती है। इरेडिएशन से फिश प्रोडक्ट्स का सेल्फ लाइफ 2 to 3 टाइम्स तक बढ़ाया जा सकता है, जो फ्रीजिंग का लोड भी कम कर देता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई केमिकल रेसिड्यू नहीं होता है। टेस्ट, टेक्सचर और न्यूट्रिशन लार्जली प्रिजर्व रहता है। फूड इरेडिएशन का मतलब है कम वेस्टेज, बेटर स्टोरेज, बेटर ट्रांसपोर्ट और अल्टीमेटली बेटर फूड अवेलेबिलिटी। लॉन्ग टर्म में ये टेक्नोलॉजी फूड स्कैर्सिटी प्रिवेंट करने और फार्मर इनकम बढ़ाने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगी। जब इरेडिएशन फूड को सेफ और लॉन्ग लास्टिंग बना सकती है, तो अर्बन वेस्ट और सीवेज वेस्ट जैसा डिफिकल्ट प्रॉब्लम में रेडिएशन का रोल क्या हो सकता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले प्रोसेस को सिंपल टर्म्स में देखें। गामा इरेडिएशन एक कंप्लीटली क्लोज्ड एंड कंट्रोल प्रोसेस है। फूड इरेडिएशन में हम इसके तरफ जाने के पहले हम लोग थोड़ा कैसे ये प्रोसेस करते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये फूड पहले फाइनल पैकिंग के अंदर होता है। इस पैकेज फूड को कन्वेयर सिस्टम के थ्रू इरेडिएशन चेंबर के अंदर ले जाया जाता है। चेंबर के सेंटर में कोबाल्ट 60 सोर्स होता है जो थिक कंक्रीट और बायोलॉजिकल सिंडिल के अंदर एनक्लोज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है फूड का रेडियो एक्टिव सोर्स से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। सो 0.02 to 0.2 किलोग्रे इसको स्प्राउट इनिबिशन के लिए, जैसे ओनियन पोटैटो 0.25 to 1 किलोग्रे इंसेक्ट डिसइंफेक्शन स्टेरल्स पल्सेस फ्रूट के लिए 1 to 3 किलोग्रे सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन फ्रूट वेजिटेबल्स मीट फिश इसके लिए 6 to 14 किलोग्रे हाइजीनाइजेशन ऑफ स्पाइसेस अप टू 25 किलोग्रे स्टेरिलाइजेशन ऑफ पैकेज फूड, ये सब के लिए यूज होता है। इस प्रोसेस में टेम्परेचराइज नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसे कोल्ड प्रोसेस कहा जाता है। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लार्जली अनचेंज रहते हैं। इंडिया में गामा रेडिएशन एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोसेसिंग ऑफ फूड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स रूल्स 2012 के अंडर रेगुलेटेड है। इसके साथ जो है FSSR, AI कोडेक्स और IAEA गाइडलाइंस को भी फॉलो की जाती है। सिर्फ अप्रूव फूड आइटम्स और अप्रूव डोज लिमिट्स के अंदर इरेडिएशन अलाउड है। हर इरेडिएटेड फूड को रुद्रा सिंबल और प्रॉपर लेवलिंग के साथ मार्केट में किया जाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें, इंडिया में गामा इरेडिएशन फैसिलिटीज DI के अंडर में सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है। ब्रीड का रेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट वासी में है। देन क्रूशक गामा इरेडिएटर लासलगांव में फ्रूट्स, ऑनियन, स्पाइसेस और एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ के लिए एक्टिवली यूज हो रही है। इसके अलावा न्यू इरेडिएशन प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नासिक, अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे लोकेशन और डेवलप हो चुके हैं और या फिर कई और हो रहे हैं। ये क्लियरली दिखता है गामा इरेडिएशन सिर्फ रिसर्च तक लिमिटेड नहीं है बल्कि कमर्शियली वायबल और स्केलेबल टेक्नोलॉजी बन चुकी है। तो हम अभी इसका पूरा प्रोसेस और प्लान समझ में आया। अभी हम लोग रेडिएशन हाइजीनेशन की तरफ चलते हैं, दूसरा टॉपिक। ये हमारा प्रोसेस कैसे फूड और अलाइड प्रोडक्ट्स को हम लोग करते हैं। तो रेडिएशन हाइजीनेशन में इसका एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्बन प्रॉब्लम है म्यूनिसिपल सीवेज स्लज मैनेजमेंट। आज रैपिडली ग्रोइंग सिटीज़ में डेली एनॉर्मस क्वांटिटी में सीवेज जनरेट होता है। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज बचता है वही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। ये स्लज वॉल्यूम में भी ज़्यादा होता है और पैथोजन से भरा होता है। बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, लैब इसमें प्रेजेंट होता है सब। अगर इस स्लज को डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया जाए तो क्या होगा, लैंडफिल से सॉइल कंटेमिनेट होगा, वाटर बॉडीज पॉल्यूट होती है और अल्टीमेटली लीवर और सी तक पॉल्यूशन पहुंचता है। ये पॉल्यूशन सिर्फ एनवायरमेंट के इश्यूज नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ का भी इशू है। ट्रेडिशनल डिस्पोजल मेथड क्या है, इंसिनरेशन, डंपिंग या अनट्रीटेड लैंड एप्लीकेशन, आइदर एक्सपेंसिव है या सिर्फ अनसेफ है। तो यहीं पर रेडिएशन टेक्नोलॉजी एक क्लीन और इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। रेडिएशन हाइजीनेशन ऑफ सीवेज स्लज का मतलब होता है स्लज को कंट्रोल्ड गामा रेडिएशन से ट्रीट करना ताकि सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीएक्टिव हो जाए। यहाँ रेडिएशन का रोल बिल्कुल मेडिकल स्टेरिलाइजेशन जैसा होता है। गामा रेज
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डैमेज करती है, जिससे इनका रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल पॉसिबल नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोसेस केमिकल फ्री है और स्लाज के न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। ट्रीटमेंट के बाद स्लाज पैथोजन फ्री, ओडरलेस और एनवायरमेंटली सेफ हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्लाज को इमीडिएटली फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ करना ही है। मेन फोकस ये है कि स्लाज को डिस्पोजल से पहले हाइजीनाइज बनाना। अगर फ्यूचर में रीयूज़ किया जाए जैसे सॉइल कंडीशनर या मैन्योर के रूप में, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इस फील्ड में रेडिएशन हाइजीनाइजेशन टेक्नोलॉजी डेवलप की है और लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। बड़ोदरा, अहमदाबाद जैसे सिटीज़ में रेडिएशन बेस्ड स्लाज हाइजीनाइजेशन प्लांट सक्सेसफुली ऑपरेट किए गए हैं। फील्ड ट्रेड्स ने यह भी दिखाया गया है कि हाइजीनाइज स्लाज सॉइल इंप्रूव करता है और पैथोजेंस का कोई रिस्क नहीं होता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये अर्बन वेस्ट को लायबिलिटी से रिसोर्स में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल रखती है। लॉन्ग टर्म में रेडिएशन हाइजीनेशन सिटी को क्लीन बनाने में, वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने में और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जब रेडिएशन टेक्नोलॉजी वेस्ट को सिर्फ बना सकते हैं, तो इंडस्ट्री जैसे कम्प्लेक्स सिस्टम में फ्लो, लीकेज और एफिशिएंसी को ट्रैक करने में रेडिएशन का यूज़ और कितना पावरफुल हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रेडियो ट्रेशर एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। सो रेडियो ट्रेशर एप्लीकेशन इंडस्ट्री में कैसा है? इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस क्लोज सिस्टम होते हैं, पाइपलाइंस अंडरग्राउंड होती है, रिएक्टर सील्ड होते हैं। रिएक्टर मतलब केमिकल रिएक्टर। हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या हो रहा है कुछ पता, बहुत सारे पाइपलाइंस होते हैं, वो डायरेक्टली देखना पॉसिबल नहीं होता है। जब कोई भी प्रॉब्लम आती है जैसे लीकेज, ब्लॉकेज, इम्प्रॉपर मिक्सिंग या फ्लो का एग्जैक्ट बिहेवियर, तब कन्वेंशनल मेथड्स फेल हो जाते हैं। यहीं पर रेडियो ट्रेशर एक पावरफुल टूल बन जाता है। रेडियो ट्रेशर का एक सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी का रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रोसेस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है क्योंकि इसका इफेक्ट बाद में निकल जाएगा, और उसके मूवमेंट को बाहर से रेडिएशन डिटेक्टर से ट्रैक किया जाता है। ये टेक्निक बिल्कुल नॉन इंट्रूसिव है, मतलब प्रोसेस को बंद करने की भी जरूरत नहीं है, पाइपलाइन को खोदने की भी जरूरत नहीं है, और प्रोडक्शन लॉस मिनिमम होता है। रेडियो ट्रेशर का यूज़ मेनली ट्रबल शूटिंग और हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर मेजरमेंट के लिए होता है, जैसे फ्लो रेट, रेसिडेंस टाइम, मिक्सिंग एफिशिएंसी, लीक लोकेशन, ब्लॉकेज पोजीशन। ये टेक्निक्स भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी के डिवीजन के थ्रू डिकेड से इंडियन इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली यूज़ हो रही है। आप देखते हैं कि रेडियो ट्रेशर का यूज़ गैस, लिक्विड और सॉलिड सिस्टम में प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। सबसे पहले लिक्विड सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है। सपोज एक कम्प्लेक्स पाइपलाइन नेटवर्क है, रिफाइनरी, केमिकल प्लांट या थर्मल पावर प्लांट में पाइपलाइन अंडरग्राउंड है और प्रेशर ड्रॉप आ रहा है। लीकेज का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रहा है। रेडियो ट्रेशर मेथड में एक सूटेबल लिक्विड रेडियो ट्रेशर जैसे ब्रोमीन 82, सोडियम 24 या टेक्नीशियम 99M पाइपलाइन का इनलेट पर इंजेक्ट किया जाता है। पाइपलाइन के अलाउ पोर्टेबल डिटेक्टर्स मूव करके रेडिएशन सिग्नल रिकॉर्ड किया जाता है। जहाँ ट्रेशर का सिग्नल सडनली ड्रॉप करता है या एनवायरनमेंट में अपीयर होता है, वही एग्जैक्ट लीक लोकेशन होती है। ये काम किलोमीटर्स के लॉन्ग पाइपलाइन में कुछ घंटे के अंदर हो जाती है, जो अदरवाइज वीक्स लेता है। अब गैस सिस्टम की बात करते हैं, तो गैस पाइपलाइंस या रिएक्टर में क्रिप्टॉन 85 या आर्गन 41 जैसे नोबल गैस रेडियो ट्रेशर यूज़ किए जाते हैं। ये गैसेस केमिकली इनर्ट होती है, प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करती है। इनका यूज़ होता है गैस लीक डिटेक्शन, गैस फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन, वेंटिलेशन सिस्टम टेस्टिंग। एग्जाम्पल के लिए गैस लीक को सॉयल के ऊपर से भी डिटेक्टर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है बिना पाइपलाइंस खोदे। अब सॉलिड सिस्टम की बात करते हैं। नॉर्मली सॉलिड रेडियो एक्टिव पाउडर्स डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि सेफ्टी और कंटामिनेशन का इश्यूज होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी है। उस स्पेशल केसेस में लेवल सॉलिड पार्टिकल्स या रेडियो एक्टिव पार्टिकल ट्रैकिंग टेक्निक, जिसे आरपीटी कहते हैं, वो यूज़ की जाती है। इस टेक्निक में एक ही रेडियो एक्टिव पार्टिकल को सॉलिड या मल्टीफेज फ्लो के साथ मूव करते या ट्रैक किया जाता है। ये टेक्निक मिक्सर्स, फ्लूइडाइज बेड्स, बायोरिएक्टर और कॉम्प्लेक्स रिएक्टर के डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत यूजफुल है। अगेन आई एम सेइंग रिएक्टर मीन्स नॉट न्यूक्लियर रिएक्टर, इट्स केमिकल और प्रोसेस रिएक्टर। तो रेडियो ट्रेशर एक और इंपॉर्टेंट यूज़ है रेसिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ये आरटीडी। इससे पता चलता है कि प्रोसेस के अंदर मटेरियल कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर रेसिडेंस टाइम अनइवन है तो रिएक्शन इनकम्प्लीट होती है या क्वालिटी इशूज आते हैं। रेडियो ट्रेशर स्टडीज से प्रोसेस डिज़ाइन इंप्रूव किया जाता है, एफिशिएंसी बढ़ती है और एनर्जी वेस्टेज कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टेक्निक फुल्ली सेफ और रेगुलेटेड और वेल एस्टेब्लिश्ड है। इंडिया में रेडियो ट्रेशर इन्वेस्टिगेशन ऑयल रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स, पावर प्लांट्स, ग्लास इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज में रेगुलरली की जा रही है। इस वजह से रेडियो ट्रेशर का इंडस्ट्री के लिए फास्ट डायग्नोस्टिक टूल कहा जाता है। जब रेडिएशन इंडस्ट्री के अंदर फ्लो और डिफेक्ट्स को देख सकती है, तो बिना कॉन्टैक्ट के मेजरमेंट का रोल और कितना पावरफुल हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंडस्ट्रियल गामा रेडियोमेट्री एंड न्यूक्लियोनिक गेजेस।
In every industry, power plants, refineries, chemical plants, shipbuilding, weld quality is absolutely critical, and even welding engineers knows the common problems: lack of fusion, lack of penetration, porosity, slag inclusion, cracks. The challenge is simple: these defects are inside the material. आप बाहर से देख के डिसाइड नहीं कर सकते. This is where industrial radiographic testing or RT comes in. Radiography is one of the oldest and most trusted non-destructive testing method and is still the backbone of industrial quality assurance. This principle is very simple. A sealed radioactive source, usually cobalt 60 or iridium 192, emits high energy gamma rays. These gamma rays pass through the weld or component and are recorded on a film or digital detector on the opposite side. Whenever there is a defect like a void, crack or slag, the radiation absorption changes and the defect becomes visible on the radiogram. इस प्रोसेस में कंपोनेंट को कट करने की जरूरत नहीं होती है और एक्चुअल सर्विस कंडीशन के साइज के वेल्ड्स इंस्पेक्ट किया जाता है. दैट इज वाई रेडियोग्राफी इज मैंडेटेड बाय ASME, ASTM, ISO एंड अदर इंटरनेशनल कोड्स. ये सिर्फ टेस्टिंग नहीं है, दिस इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फॉर इंजीनियर्स दैट द वेल्ड विल सर्वाइव प्रेशर, टेम्परेचर एंड फैटिग. In India, this technology is well established and widely used, supported technically by Department of Atomic Energy and Bhabha Atomic Research Center. Radiography shows us defects, but radiation can also be used to measure thickness, density, and even see inside operating system. So let's move to those application now. So radiography के बाद next powerful application हम बात करेंगे industrial gamma radiometry. Radiometry is not about images; it's about measurement using radiation attenuation. Suppose एक thick pressure vessel है या reactor wall है या स्टोरेज कास्क है, तो मैकेनिकल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है. अल्ट्रासोनिक फेल हो जाता है ड्यू टू जियोमेट्री और मटेरियल. तो गामा रेडियोमेट्री में एक सील्ड गामा सोर्सेस और एक डिटेक्टर कंपोनेंट के ऑपोजिट साइड्स पर प्लेस किया जाता है. रेडिएशन एटेन्यूएशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मेटेरियल थिकनेस एंड डेंसिटी. इस टेक्निक का यूज होता है वॉल थिकनेस मेजरमेंट, डेंसिटी वेरिएशन डिटेक्शन, कॉरोजन और इरोजन मॉनिटरिंग. ये सब विदाउट ओपनिंग द सिस्टम होता है. नाउ लेट्स मूव टू द इमेज. ट्रेडिशनल फिल्म रेडियोग्राफी के अलावा डिजिटल रेडियोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी का यूज होता है. इंडस्ट्रियल सीटी मेडिकल सीटी जैसा ही होता है बट मच हायर एनर्जी रेडिएशन के साथ. तो सीटी गिव्स योर 3D इंटरनल इमेज ऑफ कंपोनेंट्स. ये स्पेशली यूजफुल है कॉम्प्लेक्स कास्टिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, एरोस्पेस एंड न्यूक्लियर कंपोनेंट्स. इंजीनियर कैन यूज इंटरनल चैनल्स, voids, misalignment, inclusion without dismantling. Another advanced application is process gamma tomography. Here radiation is used to see inside an operating reactor or process column. For example, flow maldistribution, gas liquid holdup, catalyst bed condition. ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्राइसलेस होता है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये सारे एप्लीकेशन यूज करके सील्ड रेडियो आइसोटोप स्ट्रेचर. सो सोर्स कंप्लीटली एनकैप्सुलेटेड होता है, नो कंटामिनेशन, नो कॉन्टैक्ट विद प्रोडक्ट, सेफ्टी रेगुलेशन एंड ऑपरेशन आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड अंडर नेशनल स्टैंडर्ड. इसलिए गामा रेडियोमेट्री एंड इमेजिंग आज मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए प्रिसीजन टूल्स बन चुका है, नॉट ऑप्शनल बट एसेंशियल. जब रेडिएशन बिना प्रोसेस डिस्टर्ब किए मेजरमेंट और इमेजिंग कर सकता है तो ऑटोमेटिक लेवल, थिकनेस और डेंसिटी कंट्रोल में न्यूक्लियोनिक गेज का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता होगा. अब चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन, न्यूक्लियोनिक गेज इन इंडस्ट्री. Before we talk about nucleonic gauge, let's first understand why conventional measurement techniques are not always sufficient in industry. In many industrial processes, the conditions are extremely harsh: high temperature, high pressure, dust, vibration, corrosive chemicals. ये सब common है. Now imagine measuring thickness of a red hot steel strip inside a rolling mill. Mechanical contact gauge cannot survive. Ultrasonic sensors fails due to surface conditions and temperature. Optical methods fail because of dust and steam. This is exactly where nucleonic gauges become superior. Nucleonic gauge works on a simple principle: interaction of radiation with matter. A sealed radioactive source emits radiation which passes through or scatters from the material, and a detector measures the intensity. The changes in radiation intensity is directly related to thickness, density, level or moisture. The biggest advantage is no physical contact with the process. Measurement होता है through steel walls, sealed vessels, conveyor belts, बिना process disturb किए. That is why nucleonic gauges are used, whether other sensors simply cannot work. Industries like steel, cement, paper, power, mining, petrochemical depends on these gauges for continuous online process control. In India, this technology has been developed, standardized and implemented under Department of Atomic Energy with strong technical supports from the ARC. Now what we understand why nucleonic gauges are needed. Now let's look at different types of nucleonic gauges and how they are actually used in Indian industry. Most commonly used level gauge. Gamma level gauges are used to measure level, seal inside seal tanks, reactor, distillation columns, even vessel at high temperature, high pressure. The thickness and basis weight gauge. ये क्या है? Widely used in steel rolling mills, paper industry, aluminum processing. बीटा और गामा रेडिएशन यूज किया जाता है. Continuously monitor thickness and automatically control rolling और coating process. थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डेंसिटी गेज. इसमें क्या आता है? सीमेंट प्लांट, मिनरल प्रोसेसिंग, कोल हैंडलिंग, पाइपलाइंस. यहाँ पे दे हेल्प कंट्रोल स्लरी डेंसिटी, पल्प कंसिस्टेंसी, मटेरियल यूनिफॉर्मिटी इन रियल टाइम. देन हम क्या है? मॉइस्चर गेजेस, यूजुअली बेस्ड ऑन न्यूट्रॉन interaction. These gauges are measuring hydrogen content which directly relates to moisture. So they are widely used in coal, soil,
कोक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, सीमेंट रॉ मिक्स. अनदर एडवांस कैटेगरी इज न्यूक्लियोनिक एनालाइजर, जहाँ पे कोल एनालाइजर, सीमेंट रॉ मिक्स एनालाइजर, एक्सरे फ्लोरोसेंस बेस्ड एलिमेंटल एनालाइजर, ये सब यूज होता है. दिस सिस्टम्स गिव ऑनलाइन केमिकल कंपोजिशन विच हेल्प्स ऑप्टिमाइज फ्यूल क्वालिटी एंड रॉ मटेरियल बेंडिंग. इंडिया के थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोनिक गेजेस आर इंस्टॉल्ड अक्रॉस इंडस्ट्रीज. सोर्सेज आर सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ब्रीड एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है ECIL एंड अदर इंडियन वेंडर्स. All the gauges operate under strict regulatory control of AERB. The result is simple, better quality, higher productivity. So far हमने देखा है how radiation helps in measurement and control. अभी हम लोग देखते हैं रेडिएशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर सेक्टर में क्या काम है. हमने रेडियो आइसोटोप्स देखा, दिस इज डिफरेंट. एनी मेडिकल प्रोडक्ट जो ह्यूमन बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है वो कंप्लीटली पैथोजन फ्री होना चाहिए. बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स अगर एक भी सर्वाइव कर गया तो पेशेंट के लिए सीरियस इन्फेक्शन रिस्क होता है. इसी रिक्वायरमेंट के लिए रेडिएशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सटेंसिवली यूज होती है. रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन इज ए फॉर्म ऑफ टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन, मतलब प्रोडक्ट को सील्ड पैकेजिंग के अंदर ही स्टेरिलाइज किया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि स्टेरिलाइजेशन के बाद प्रोडक्ट्स को दोबारा हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है. इंडिया में ये टेक्नोलॉजी DAE के अंडर डेवलप और डिप्लॉय किया गया है मेनली थ्रू ब्रीट आइसोमेट फैसिलिटी जो 1974 से ऑपरेशनल है. हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन का फ्लैगशिप एग्जाम्पल है. आप सीधे एप्लीकेशन पे आते हैं. सिंगल यूज डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस, उसमें क्या आता है, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के थ्रू रूटीनली प्रोसेस होते हैं. इसमें इंक्लूड होता है सिरिंज, IV सेट्स, कैथेटर्स, कैनुले, सर्जिकल ग्लोव्स, हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स जैसे गेज ड्रेसिंग, एब्जॉर्बेंट, नॉन एब्जॉर्बेंट बैंडेजेस, बर्न ड्रेसिंग, सिल्वर इम्प्रिग्नेटेड एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग भी रेडिएशन से स्टेरिलाइज किया जाता है. सर्जिकल प्रोडक्ट्स में आता है साचर्स, देन सर्जिकल ब्लेड्स, ड्रेप्स, प्रोसीड्योर किट्स आर ऑल्सो रूटीनली प्रोसेस. इम्प्लांटेबल मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के थ्रू हाईली स्टेरिलिटी एज्योरेंस के साथ प्रोसेस होता है. इस टेक्नोलॉजी के और एक एडवांटेज ये है कि ये कोल्ड प्रोसेस है. हार्ट सेंसिटिव प्लास्टिक प्रोडक्ट्स सेफली स्टेरिलाइज हो जाता है बिना सेप या स्ट्रेंथ लॉस के. रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन का आउटपुट कंसिस्टेंटली सेल ऑफ 10⁻⁻⁶ मीट करता है जो इंटरनेशनल मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इरेडिएटेड मेडिकल प्रोडक्ट्स रेडियो एक्टिव नहीं बनते, ये कंप्लीटली सेफ होते हैं फॉर डॉक्टर्स, नर्सेस और पेशेंट्स. आज इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में जो डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइसेस वाइडली यूज्ड होते हैं उनमें से बहुत सारे साइलेंटली रेडिएशन प्रोसेसिंग के थ्रू पेशेंट तक पहुंचते हैं. हेल्थ केयर के बाद रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट वाटर एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एरियाज में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सोसाइटल बेनिफिट्स ऑफ आइसोटोप टेक्निक्स इन वाटर रिसोर्सेज. आज हम क्लियरली देख रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज कंटिन्यूसली स्ट्रेस में जा रहे हैं. पॉपुलेशन इंक्रीज, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी वाटर अवेलेबिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना जरूरी है कि अर्थ पर जो टोटल वाटर है उसमें से लगभग 97% सलाइन वाटर है ओशंस में. फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% है और उसमें भी मेजर पोर्शन ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में लॉक्ड है. जो वाटर एक्चुअली हम यूज़ करते हैं वो मेनली ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर से आता है. ग्राउंड वाटर का रिचार्ज रेनफॉल, रिवर्स और सरफेस इन्फिल्ट्रेशन से होता है. लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन हमें क्लियरली पता नहीं होता है ये ग्राउंड वाटर आए कहाँ से, कितना पुराना है, रिचार्ज हो रहा है या नहीं, पॉल्यूशन का सोर्स क्या है. ट्रेडिशनल हाइड्रोलॉजी मेथड सिर्फ क्वांटिटी बनाते हैं. क्वालिटी, सोर्स और मूवमेंट ऑफ वाटर समझने के लिए एक एडवांस साइंटिफिक टूल चाहिए. यहीं पर आइसोटोप टेक्निक्स इन वाटर रिसोर्सेज एक पावरफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है. अब देखते हैं कि आइसोटोप्स हाइड्रोलॉजी क्या होती है, कैसे ये वाटर के जर्नी को ट्रेस करती है और कौन से आइसोटोप्स इनमें यूज होता है. आइसोटोप हाइड्रोलॉजी एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें वाटर की नेचुरल आइसोटोपिक सिग्नेचर का यूज करके उसकी हिस्ट्री और मूवमेंट को समझा जाता है. हर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं. इनके कुछ आइसोटोप्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 16, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन 1. ये आइसोटोप्स इवापोरेशन, कंडेंसेशन और रेनफॉल के दौरान स्लाइटली डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोटोपिक फ्रैक्शनेशन. इसका फ़ायदा ये होता है कि रेनफॉल का वाटर, रिवर का वाटर और ग्राउंड वाटर का वाटर सबका आइसोटोपिक फिंगरप्रिंट अलग होता है. वाटर सैंपल्स कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम वेल्स, रिवर्स, लेक्स और रेनफॉल स्टेशंस में. फिर इनको मास स्पेक्ट्रोमीटर या लिक्विड सिंटिलेशन काउंटिंग जैसे टेक्निक से एनालाइज किया जाता है. स्टेबल आइसोटोप जैसे ऑक्सीजन 18, ड्यूटेरियम वाटर सोर्स और रिचार्ज कंडीशन बनाते हैं. रेडियो आइसोटोप जैसे ट्रिशियम, कार्बन 14 ग्राउंड वाटर की एज बताते हैं. अगर ट्रिशियम प्रेजेंट है तो वाटर रिलेटिवली यंग है. अगर कार्बन 14 का यूज़ होता है तो वाटर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराना भी हो सकता है. इंडिया में ये स्टडीज़ BARC के आइसोटोप हाइड्रोलॉजी ग्रुप के थ्रू एक्सटेंसिवली की गई है. इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ इंक्लूड
गुजरात और राजस्थान में ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन्स आइडेंटिफाई करना, पंजाब और हरियाणा में यूरेनियम और सैलिनिटी कंटामिनेशन स्टडीज, देन तमिलनाडु कोस्टल एक्वीफर्स में सी वाटर इंट्रूजन एनालिसिस, हिमालयन रीजन्स में स्प्रिंग रिजुवेनेशन एंड रिचार्ज ऑल्टीट्यूड एस्टिमेशन। इन स्टडीज़ का डायरेक्ट सोसाइटल बेनिफिट यह है कि पॉलिसी मेकर्स को पता चलता है कौन सा एक्वीफर्स सस्टेनेबल है, कौन सा ओवर एक्सप्लॉइटेड है, पॉल्यूशन का एग्जैक्ट सोर्स क्या है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बेटर वाटर मैनेजमेंट, रिचार्ज प्लानिंग और कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। आइसोटोप टेक्निक्स इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये इनविजिबल वाटर मूवमेंट को विजिबल बना देती है। अब तक हमें देखा है कि न्यूक्लियर टेक्निक्स हेल्थ, फूड, इंडस्ट्री और वाटर जैसे एरियाज में सोसाइटी को कैसे बेनिफिट्स करती है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को, हेवी वाटर बोर्ड एंड नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशन ऑफ ड्यूटेरियम एंड हेवी वाटर। लेकिन ये सिर्फ न्यूक्लियर सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है। ड्यूटेरियम एंड हेवी वाटर हैव सेवरल इंपॉर्टेंट नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशन, मेनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। सबसे पहले मेजर एप्लीकेशन एरिया है रिसर्च एंड एनालिटिकल साइंसेज। ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज NMR solvents. Examples include deuterated chloroform, DMSO, D6, acetone D6, benzene D6. In NMR spectroscopy, deuterium helps eliminate background hydrogen signals, allowing precision structural analysis of molecules. India में heavy water board has developed in-house capability for synthesis of these deuterated solvents, which are supplied through BREET to research labs and industries. दूसरा important application यह है कि pharmaceutical and medicinal in chemistry. Deuterium level compounds are used in drug metabolism studies, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड ट्रेसर स्टडीज इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जब हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया जाता है, मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन स्लो जाता है। सो इसको कहते हैं ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट। इसका बेनिफिट ये होता है बेटर मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी एंड समटाइम्स इंप्रूव ड्रग एफिकेसी। इंडिया में ड्यूटेरेटेड एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स या APIs पर R&D वर्क ऑलरेडी चल रहा है। एक और इमर्जिंग एप्लीकेशन यही है कि ड्यूटेरियम डिप्लीटेड वाटर या DDW. DDW is being studied for potential therapeutic application, especially in cancer research, in collaboration with medical research institution. Industrial applications की बात करें तो ड्यूटेरियम गैस और हेवी वाटर यूज होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग, स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। ड्यूटेरियम इंप्रूव सिग्नल ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज इन ऑप्टिकल फाइबर्स विच इज क्रिटिकल फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क। हेवी वाटर का एक और यूज यह है कि न्यूट्रॉन सील्डिंग, एक्सपेरिमेंटल कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स और स्पेशलाइज्ड लैबोरेटरी एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे एप्लीकेशन नॉन न्यूक्लियर है बट स्टिल डिपेंड्स ऑन द सेम हाई प्योरिटी ड्यूटेरियम प्रोडक्शन एक्सपर्टाइज डेवलप्ड इन इंडिया। ये क्लियरली दिखाता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से निकली कैपेबिलिटीज़ का इंपैक्ट साइंस, मेडिसिन और इंडस्ट्री तक फैला हुआ है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो एनालिटिकल साइंस का एक पावरफुल टूल है, डोजीमेट्रिक एस्पेक्ट्स एंड स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। Whenever nuclear or radiation technology is used, one question becomes absolutely critical: how much radiation dose is being delivered? The measurement of radiation dose is called dosimetry. Dosimetry is not optional; it is the backbone of radiation safety, quality assurance, and regulatory compliance. Medical applications में radiation dose का accurate measurement directly patient safety से linked होता है. In diagnostic procedures like X-ray, CT scan, nuclear medicine imaging, the delivered doses are generally low, but they must still be optimized. Principle same है, minimum dose, maximum diagnostic information. रेडियोथेरेपी में सिचुएशन डिफरेंट होती है। यहाँ डोज इंटेंशनली हाई होती है टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, बट दे मस्ट बी डिलीवर्ड वेरी प्रिसाइजली। डोजीमेट्री इंश्योर्स कि ट्यूमर को प्रेस्क्राइब डोज मिले और सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू को मिनिमम एक्सपोजर हो। इसके लिए टेक्निक्स यूज होती है जैसे आयोनाइजेशन चैम्बर, TLD थर्मोलुमिनेशन डोजीमीटर्स, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड लुमिनेशंस एंड एडवांस फैंटम बेस्ड डोज वेरिफिकेशन सिस्टम्स। मेडिकल के अलावा डोजीमेट्री का रोल इंडस्ट्रियल एंड स्पेशल एप्लीकेशन में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन वर्कर्स इन हॉस्पिटल, इरेडिएशन फैसिलिटीज, रिएक्टर, लैबोरेटरीज, सबके लिए पर्सनल डोजीमेट्री मैंडेटरी होती है। इंडिया में ये डोजीमेट्री सर्विस और स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर डेवलप किए गए हैं विद मेजर टेक्निकल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम BARC। एनवायरमेंटल डोजीमेट्री भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें एम्बिएंट रेडिएशन लेवल, वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स और पब्लिक एक्सपोजर पाथवेज मॉनिटर किया जाता है। डोजीमेट्री का अल्टीमेट गोल एक ही है, बेनिफिट्स ऑफ रेडिएशन को मैक्सिमाइज करना और रिस्क को साइंटिफिकली कंट्रोल करना। इसी रीजन से डोजीमेट्री इज ऑफन कॉल्ड द साइलेंट गार्डियन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। अब तक हम नॉन पावर न्यूक्लियर एप्लीकेशन के ऑलमोस्ट सारे मेजर सोसाइटल एंड इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट विल ब्रीफली टच अपॉन द रिमेनिंग एडवांस्ड एनालिटिकल एप्लीकेशंस। सो बिफोर वी टॉक अबाउट रेडिएशन processing, let us first understand what polymers actually use. Polymers are large molecules made by repeating small units which we call monomers. In simple words, polymers are material like plastic, rubbers, fibers, gel that we use every single day. Example आप सब जानते हैं, plastic bottles, food packaging, electric cable insulation, rubber globes, tires, medical tubing. Polymers are preferred in industry because they are lightweight, flexible, corrosion resistant and easy to shape. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर एग्जिस्ट। थर्मोप्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन जो हीट देने पर सॉफ्टन हो जाते हैं और दोबारा मोल्ड किए जा सकते हैं।
थर्मोसेट जैसे एपोक्सी जो एक बार सेट होने के बाद दोबारा मेल्ट नहीं होते हैं। मिली। इलास्टोमर्स जैसे नेचुरल रबर जो स्ट्रेच होते हैं और वापस ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। पॉलीमर्स का यूज सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। आज पॉलीमर्स क्रिटिकल है इन पावर, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन कन्वेंशनल पॉलीमर्स प्रोसेसिंग में एक लिमिटेशन होती है। हीट, केमिकल्स या एडिटिव्स यूज करने से प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज अनइवन हो सकता है या इंप्योरिटीज आ सकता है। यहीं पर रेडिएशन प्रोसेसिंग का पॉलीमर्स का एक एडवांस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कि रेडिएशन पॉलीमर्स के अंदर क्या करता है और कैसे बिना केमिकल से पॉलीमर्स प्रॉपर्टीज को इंप्रूव किया जाता है। रेडिएशन प्रोसेसिंग में पॉलीमर्स यूज हाई एनर्जी रेडिएशन, मेनली गामा रेज और इलेक्ट्रॉन बीम्स। जब रेडिएशन पॉलीमर्स मटेरियल से इंटरेक्ट करती है तो पॉलीमर्स चेन के अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स पॉलीमर स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं बिना किसी केमिकल्स इनिशिएटर के। इसके 3 मेन इफेक्ट होते हैं। पहला है क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग का मतलब होता है पॉलीमर्स चेन का एक दूसरे से कनेक्ट हो जाना। इससे मटेरियल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हीट रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है, वायर एंड केमिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है रेडिएशन क्रॉस लिंक्स केबल एंड वायर्स जो पावर प्लांट, रेलवेज और ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं। दूसरा इफेक्ट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में पॉलीमर बैकबोन पर नए फंक्शनल ग्रुप्स अटैच किए जाते हैं। इससे सरफेस प्रॉपर्टीज चेंज होती है जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन, एडिशन और आयन एक्सचेंज बिहेवियर। रेडिएशन ग्राफ्टेड पॉलीमर्स का यूज देखा जाएगा तो वाटर प्यूरिफिकेशन मेम्ब्रेन्स, आयन एक्सचेंज मटेरियल्स, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस। तीसरा इफेक्ट है कंट्रोल डिग्रेडेशन। कुछ पॉलीमर्स में रेडिएशन से मॉलिकुलर वेट इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि पाउडर, वॉक्सेस ये स्पेशलिटी एप्लीकेशन बन सके। रेडिएशन प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये रूम टेम्परेचर पर विदाउट कैटलिस्ट और यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मटेरियल पर होता है। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी BRC के थ्रू डेवलप की गई है और इंडस्ट्रियल स्केल पर इंप्लीमेंट की जा चुकी है। रेडिएशन प्रोसेस पॉलीमर्स आज यूज हो रहा है हीट श्रिंकेबल ट्यूब्स, इंडस्ट्रियल सील्स और वोरिंग्स, मेडिकल हाइड्रोजेल्स, वुंड ड्रेसिंग्स, हाई परफॉर्मेंस इंसुलेशन मटेरियल्स। इसलिए रेडिएशन प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीमर्स सिर्फ रिसर्च टॉपिक नहीं है बल्कि कमर्शियली प्रूवन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है। पॉलीमर्स के बाद एक और एडवांस्ड एप्लीकेशन है जहां न्यूक्लियर साइंस मटेरियल को समझने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रॉन बेस्ड टेक्निक्स एंड एडवांस मटेरियल रिसर्च। इसमें हम लोग आएंगे तो साइंटिस्ट्स वांट टू अंडरस्टैंड एटॉमिक पोजीशंस, मैग्नेटिक ऑर्डरिंग एंड lattice vibration, how these properties change with temperature, pressure and composition. Traditional probes like optical microscopy or even electron microscopy have limitation. X-rays are extremely powerful but they primarily interact with electron clouds. Light elements जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन एक्सरे के लिए वीक स्कैटर्स होते हैं। दिस इज वाई न्यूट्रॉन बिकम्स यूनिकली इंपॉर्टेंट। न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट डायरेक्टली विद एटॉमिक न्यूक्लियाई, नॉट विद इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यह है लाइट एलिमेंट्स कैन बी सीन वेरी क्लियरली, neighboring elements in the periodic table can be distinguished, magnetic moments can be directly probed. Neutrons also carry a magnetic moment which makes them the most powerful probe for studying magnetism at atomic scale. Another major advantage है penetration depth. Neutrons can penetrate deep inside bulk material allowing non-destructive in-depth studies. High class research reactors provide intense and stable neutron beams that are essential for these experiments. India's neutron experiment program is centered around Dhruva's research reactor at Trombay operated by BARC. Dhruva acts as national facility for neutron beam research enabling experiments that are not possible with any other laboratory technique. इसी लाइन में आते हैं आप देखते हैं न्यूट्रॉन बीम्स को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यूज किया जाता है और किस टाइप का एडवांस रिसर्च ऑलरेडी किया जा चुका है। द मोस्ट वाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट्स आर न्यूट्रॉन डिफ्रैक्टोमीटर. Powders and single crystal diffractometers are used to determine atomic and magnetic structures of crystalline materials. ये टेक्निक सिरामिक्स, एलॉय, सुपरकंडक्टर्स, बैटरी मटेरियल और फंक्शनल ऑक्साइड्स के स्टडी के लिए एक्सटेंसिवली यूज होती है. अनदर वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इज दैट पोलराइज्ड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर. पोलराइज्ड न्यूट्रॉन्स अलाउ साइंटिस्ट टू सेपरेट न्यूक्लियर स्कैटरिंग फ्रॉम मैग्नेटिक स्कैटरिंग. इससे स्पिन अरेंजमेंट, मैग्नेटिक ऑर्डरिंग और मैग्नेटिक एक्साइटेशन को डायरेक्टली स्टडी किया जाता है. फॉर डायनामिक एंड एक्साइटेशन इनइलास्टिक एंड क्वासी इलास्टिक न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर्स आर यूज. इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या है? दिस इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स फोनोन्स, लैटिस वाइब्रेशन, डिफ्यूजन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मैग्नेटिक एक्साइटेशन. सॉफ्ट मैटर एंड नैनोस्केल स्ट्रक्चर्स आर स्टडीड यूजिंग स्मॉल एंगल न्यूट्रॉन स्कैटरिंग और SANS. SANS इज वाइडली यूज फॉर पॉलीमर्स, कॉलोइड्स, बायोमटेरियल, पोरस मटेरियल्स एंड कॉम्प्लेक्स फ्लूइड. इंडिया में ये सारी फैसिलिटीज ध्रुवा रिएक्टर के बीम हॉल्स में अवेलेबल है and are open to universities, IITs and national laboratories and research institutes.
Researchers can approach BRC through approved experimental proposal and collaborative program. An important point of the future is that India is planning a new generation research reactor, even higher neutron flux and more advanced beam extraction system. ये future reactors में material science, energy material, quantum materials, biology और advanced engineering research को एक new level पर ले जाएंगे. Reactors से extracted neutron beams will contribute to a cornerstone of frontier research. इसलिए न्यूट्रॉन स्कैटरिंग प्रोग्राम सिर्फ न्यूक्लियर साइंस तक लिमिटेड नहीं है, दे आर एनेबलर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज. अभी हम लोग आएंगे बैटरीज पे. वी ऑल आर फैमिलियर विथ conventional batteries, lithium ion, alkaline, rechargeable cells. But these batteries have a basic limitation. They need periodic replacement or recharging. Now imagine a device placed deep inside the ocean, inside the human body, in a remote mountain region or in outer space. वहाँ battery replacement practically impossible होता है. This is exactly the niche where nuclear batteries become relevant. A nuclear battery is a device that converts the energy released during a radioactive decay into nuclear power. Once installed, such a battery can provide power for years or even decades without any maintenance. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ जाइए. न्यूक्लियर बैटरीज आर नॉट फॉर हाई पावर, ये लो पावर एप्लीकेशन के लिए होते हैं, टिपिकली माइक्रोवाट टू मिलीवाट रेंज में. बट देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज एक्सट्रीमली लॉन्ग ऑपरेशनल लाइफ. पावर आउटपुट स्लो होता है लेकिन कंटिन्यूअस होता है. इसी रीजन से न्यूक्लियर बैटरीज आर कॉल्ड इंस्टॉल वंस एंड फॉरगेट पावर सोर्स. इंडिया में रिसर्च ऑन न्यूक्लियर बैटरीज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंडर एक्टिवली चल रहा है, स्पेशली विद द आइडिया ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू फ्रॉम रेडियोएक्टिव वेस्ट. अब देखते हैं कि न्यूक्लियर बैटरीज काम कैसे करती है, कौन सा रेडियोएक्टिव मटेरियल्स उसमें यूज होता है और क्यों ये मटेरियल्स प्रेफर किया जाता है. ब्रॉडली देयर आर टू मेन अप्रोच. फर्स्ट इज थर्मल कन्वर्सन, कॉमनली नोन एज रेडियो आइसोटोप thermoelectric generator RTGs. In RTGs, heat generated from radioactive decay is converted into electric using thermoelectric material. RTGs have been used extensively in space missions where solar power is not sufficient. Second category is non-thermal conversion, especially beta voltaic batteries. Beta voltaic batteries work very similar to solar cells. Beta particles fall on a semiconductor junction, generating electron hole pairs, which produce a small but steady current. अब सबसे important questions है, which radioisotopes are used and why? Typically, preferred isotopes are nickel 63, tritium, strontium 90, एमरेसियम 241, प्लूटोनियम 238, मेनली फॉर स्पेस आरटीजीज. ये आइसोटोप्स चूज किए जाते हैं बिकॉज ऑफ सुटेबल हाफ लाइफ, प्रेडिक्टेबल एनर्जी रिलीज एंड मैनेजेबल रेडिएशन टाइप्स, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. बीटा इमिटर्स आर प्रेफर्ड फॉर कॉम्पैक्ट बीटा वोल्टाइक डिवाइसेस बिकॉज सील्डिंग रिक्वायरमेंट कम होती है. अल्फा इमिटर्स आर यूज मेनली इन थर्मल सिस्टम वेयर हीट जनरेशन इज रिक्वायर्ड. प्रेजेंट डे एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंक्लूड कार्डियक पेसमेकर्स, हिस्टोरिकली रिमोट एनवायरमेंटल सेंसर्स, स्पेस प्रोब्स एंड सैटेलाइट्स, डीप सी एंड पोलर मॉनिटरिंग सिस्टम्स. अब फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन की बात करें, न्यूक्लियर बैटरीज हैव स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल इन लॉन्ग लाइफ ऑफ IoT सेंसर, structural health monitoring, defense and surveillance devices, space exploration missions, medical implants requiring ultra long life. इंडिया में रिसर्च फोकस ये भी है कि न्यूक्लियर वेस्ट डिराइव्ड आइसोटोप्स को सेफली यूज करके सस्टेनेबल लो पावर सोर्स डेवलप किया जाए. इसलिए न्यूक्लियर बैटरीज आज लिमिटेड एप्लीकेशन में है, बट फ्यूचर में स्पेशलाइज पावर सोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पिलर बन सकता है. न्यूक्लियर बैटरीज के बाद हम अभी मूव करेंगे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में. न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस समझने के पहले let me give a few typical examples. Suppose you want to know trace impurities in a high purity semiconductor material. Conventional chemical methods may contaminate the sample or may not have the sufficient sensitivity. Another example is forensic investigation. You may not have just a few milligrams of evidence, hair, glass fragment, bullet residue and soil. सैंपल को डिस्ट्रॉय करना अलाउड नहीं होता है, बट एलिमेंटल फिंगरप्रिंट्स चाहिए. इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी ट्रेस एलिमेंट्स जैसे आर्सेनिक, मरकरी, सेलेनियम को पार्ट्स पर बिलियन लेवल पर मेजर करना होता है. These are exactly the situation where neutron activation analysis or NAA become uniquely powerful tool. NAA is a nuclear analytical technique capable of simultaneous determination of major, minor and trace elements with high accuracy and high sensitivity. इसका biggest advantage यही है कि sample preparation minimal होता है और in most cases sample remains intact. What is NAA in often considered a reference method for validating and other analytic techniques. In India, NAA is extensively carried out at BARC using neutron beams from research center like Dhruva. आप देखते हैं ये न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस एक्चुअली कैसे काम करती है और इसका डिफरेंट मेथोडोलॉजीज क्या है. सो व्हेन अ सैंपल इज एक्सपोज्ड टू अ न्यूट्रॉन फ्लक्स, स्टेबल न्यूक्लियाई इन द सैंपल कैप्चर न्यूट्रॉन्स एंड बिकम radioactive isotopes. These are activated nuclei emit characteristics gamma rays which act an elemental fingerprint. By measuring gamma ray energies and intensities can identify elemental and quantify their connection. The most common method instrumental NAA और INAA. इसमें सैंपल को इरेडिएट किया जाता है, फिर डीके के बाद हाई प्योरिटी जर्मेनियम डिटेक्टर से गामा स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया जाता है. INAA is widely used for high purity materials, geological and environmental samples, biological and food samples, and powerful method is prompt gamma NAA, PGNAA. इसमें गामा रेज न्यूट्रॉन कैप्चर के
तुरंत बाद मेजर की जाती है। PGNA इज स्पेशली यूजफुल फॉर लाइट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, बल्क मटेरियल्स, ऑनलाइन इंडस्ट्रियल एनालिसिस। एपिथेलमल NaA used for interference from major elements must be reduced, especially in complex matrices. Now let us talk about applications. In material science, NaA is used to certify high purity materials, alloys and nuclear materials, zinc alloys, stainless materials, super alloys. Even parts per million impurities can drastically affect material performance, especially in nuclear aerospace application. In forensic science, NaA helps in gunshot residue analysis, glass fragment comparison, soil and trace evidence matching. ये टेक्निक नॉन डिस्ट्रक्टिव होने के कारण कोर्ट एडमिसिबल एविडेंस के लिए बहुत सुटेबल है। इन एनवायरमेंटल एंड सोसाइटल स्टडीज NaA यूज्ड इन फॉर ट्रेस मेटल पॉल्यूशन इन वाटर सेडिमेंट्स, फूड सेफ्टी स्टडीज, न्यूट्रिशनल एलिमेंट एनालिसिस इन क्रॉप्स एंड ग्रेन्स। आर्कियोलॉजी एंड कल्चरल हेरिटेज में NaA हेल्प्स डिटरमाइन प्रूवेंट्स ऑफ पोएट्री, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स एंड बिना उन्हें डैमेज किए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में NaA यूज फॉर कोल, सीमेंट क्वालिटी एनालिसिस, कैटलिस्ट कैरेक्टराइजेशन, प्रोसेस मटेरियल सर्टिफिकेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ NaA लाइज इन इट्स मल्टी एलिमेंट कैपेबिलिटी, हाई सेंसिटिविटी, एक्सीलेंट एक्यूरेसी एंड मिनिमल सैंपल हैंडलिंग। इसलिए न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस आज भी दुनिया की मोस्ट ट्रस्टेड न्यूक्लियर एनालिटिक टेक्निक्स में से एक है, स्पेशली जब एक्यूरेसी कैनॉट बी कंप्रोमाइज। इस एनालिटिकल टेक्निक्स के बाद हम मूव करेंगे एक और इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एंड एप्लीकेशन की तरफ, यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन असेसमेंट ऑफ इकोलॉजिकल रिस्क इन aquatic systems and sediments. Aquatic ecosystems are among the most sensitive and most impacted components of our environment. Rivers, lakes, coastal region, estuaries receive continuous inputs from natural process and human activities. Industrial discharge, urban runoff, mining, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, केमिकल इंडस्ट्री, ये सब हेवी एंड ट्रेस मेटल्स को एक्वाटिक सिस्टम्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, मोस्ट पोल्यूटेंट्स डू नॉट रिमेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ओवर टाइम दे गेट अटैच्ड टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड फाइनली सेटल डाउन एज सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स का रोल सिर्फ डिपोजिशन का नहीं होता है, सेडिमेंट्स एक्ट्स एज लॉन्ग टर्म आर्काइव ऑफ पॉल्यूशन हिस्ट्री। लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होती है एंड ईच लेयर रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंट टाइम पीरियड। अगर हमें ये समझना है कि पॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ है, कौन से पीरियड में ज़्यादा हुआ है और उसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है, तो सेडिमेंट स्टडी इज एसेंशियल। कन्वेंशनल केमिकल एनालिसिस सिर्फ प्रेजेंट कंसंट्रेशन बताता है, लेकिन टाइम डायमेंशन मिसिंग होता है। इस गैप को फिल करते हैं रेडियो आइसोटोप बेस्ड इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स। दिस टेक्निक्स अलाउज अस टू लिंक सेडिमेंटेशन हिस्ट्री विथ हेवी एंड ट्रेस मेटल कंटामिनेशन। आप देखते हैं कि रेडियो आइसोटोप्स का यूज करके सेडिमेंटेशन रेट, पॉल्यूटेंट हिस्ट्री और इकोलॉजिकल रिस्क का असेसमेंट कैसे किया जाता है। The most important application of radioisotopes in ecological risk assessment is sediment dating. Sediment dating helps determine how fast sediments are accumulating and how old each sediment layer is. Two radioisotopes are mostly used: lead-210, cesium-137. Lead-210 is natural occurring radionuclide from uranium decay series. It enters aquatic system through atmospheric deposition and gets incorporated into sediments. By measuring excess 210 lead activity at different sediment paths, sedimentation rate can be calculated using models like CIC, CRS. Cesium-137 is an anthropogenic radionuclide. Its presence in sediment acts as time marker corresponding to atmospheric nuclear weapon testing, Chernobyl accident, Fukushima accident. Using 137 cesium depth profiles, sediment layers can be independently validated. Once sediment chronology is established, heavy and trace metal concentration are measured at different depths. इससे पता चलता है कब पॉल्यूशन पीक हुआ है, कौन से मेटल इंडस्ट्रियल ऑरिजिन के हैं, नेचुरल बैकग्राउंड से डेविएशन कितना है। इंडिया में ये मेथोडोलॉजी एक्सटेंसिवली अप्लाई की गई है by BARC. A notable case study is by Mumbai Harbour Bay, where sediments cores were analyzed for nickel, copper, zinc and other metals. Results shown clear correlation between industrial development phases and metal deposition history. Geochemical indices जैसे environment enrichment factor, geo accumulation index, potential ecological risk index are calculated using this data. इसे ecological risk को quantitatively assess किया जाता है। ये techniques help policy makers and regulators to identify polluted zones, assess long term ecological impact or plan remediation strategies. The key strength of radioisotope technique in this, they convert sediments into time resolved environment records which no other techniques can do with such reliability. इसलिए radioisotope based ecological assessment environment science में एक indispensable tool बन चुका है। With this we conclude our journey through non-power applications of nuclear technology from healthcare and food security to industry, environment, advanced science. Nuclear technology when used responsibly quietly supports in ways most people never see. As we come to the end of this lecture, let us pause for a moment and look at the longer picture. What we have discussed today is not a list of isolated technology, it's a complete ecosystem of non-power nuclear applications that touches healthcare, food security, agriculture industry, water environment, advanced materials and national safety. ये टेक्नोलॉजीज कोई रिसेंट एक्सपीरियंस नहीं है. Many of these programs have been developed, validated and deployed in India over several decades. Long before these topics become global priorities, Indian scientists and engineers were already working on them. Radiopharmaceuticals, food irradiation, isotope hydrology, nucleonic gases,
neutron science, polymer processing, ecological risk assessment, all these are operational realities, not future promises. An important point to understand is that India has not merely adopted this technology, India has developed them indigenously under its own regulatory safety and scientific framework. ये काम limited resource के साथ but strong scientific vision के साथ किया गया है. Today India stands fully aligned with global best practices and in several niche areas at par or even ahead of many countries, and all this has been done quietly, responsibly and with a strong societal focus. इसलिए जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, हमें सिर्फ पावर जनरेशन या रिएक्टर तक अपनी सोच लिमिट नहीं करनी चाहिए. न्यूक्लियर साइंस इन इंडस्ट्री इज अबाउट service to society, about long-term thinking, and about science, self-reliance. As citizens, scientists, engineers, or simply informed members of society, this is something we can genuinely feel proud of. India is not just keeping pace of the world in many non-power applications. India is stepping the way forward. So thank you for being part of this journey of beyond